वाक्य में कौन शब्द क्या है जरा बताइएगा। आपसे पूछा गया कौन आ रहा है, आप क्या कर रहे हो, ये प्रश्न पूछ रहे हो, भैया कौन आ रहा है मुझे नहीं पता, तो क्या बोलेंगे, जहां पे भी कौन आ जाए, जहां पे क्या आ जाए, क्यों आ जाए। मैंने कहा था जिसकी शादी हो गई है और अगर नहीं हुई है तो पत्नी आकर के ये पढ़ा देगी, कौन, क्यों, किसका, ऐसे शब्द जहां भी आपको मिल जाए वो सब क्या होते हैं, बोलो सर वो सब प्रश्नवाचक वाक्य, आपके प्रश्नवाचक सर्वनाम होते हैं, याद रखिएगा। अनिश्चयवाचक में मैंने आपको बताया था कुछ शब्द याद रखिएगा, केवल 4 शब्द, कोई, कुछ, किसी, किसी और किन्हीं। तो सबसे ज्यादा जो आपके शब्द पूछे जाते हैं वो ये 3 शब्द आपको याद रखना है, कोई आ रहा है, कुछ गिर गया है, कोई आपको बुला रहा है, किसी ने आपको बुलाया। निजवाचक में जब कर्ता अपने द्वारा कोई काम करता है, कहीं भी आ जाए अपने आप, ये तो रटा दिया है मैंने आपको, कहीं भी आ जाए अपने आप, कहीं भी आ जाए स्वतः, क्या बोलेंगे, स्वतः आ जाए, कहीं भी खुद आ जाए कहीं भी खुद आ जाए, कहीं भी स्वयं आ जाए, वहां पे क्या होगा बोल सर, हमेशा आपका निजवाचक सर्वनाम होता है। लूट शब्द में कौन सी संज्ञा है जरा बताइएगा, ये जो लूट शब्द है ये कौन सी संज्ञा है, और लूट से कौन सी क्रिया बनती है, तो आप कहोगे सर लूट, और उसके बाद क्या लगाएंगे, ना प्रत्यय लगाएंगे, तो ये कौन सी क्रिया बन जाएगी, बोलो सर ये लूटना बन जाएगी। क्या बनेगी, लूटना। तो ये लूटना क्या होगी, बोलो सर ये क्रिया हो गई, ये क्या हो गई, बोलो सर क्रिया हो गई। और लूट यहां पे क्या है, बोलो सर धातु है, आपको पता है, और ये क्या लगा हुआ है, बोलो सर कृत प्रत्यय लगा हुआ है, ये प्रत्यय है आपका। आपको पता है धातु जो होती है वो कौन सी संज्ञा होती है जाकर के, तो बोलो सर जो धातु होती है उसको भाववाचक संज्ञा कहते हैं, जितनी भी धातु हैं सब भाववाचक संज्ञा। तो क्या बोलेंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा, बोलो सर सॉरी माफ कीजिएगा, यहाँ पे आपकी भाववाचक संज्ञा हो जाएगी, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी कर दीजिएगा। द्रव्यवाचक में जो आप नाप तोल सकते हो, जैसे घी हो गया, तेल हो गया, पानी हो गया, ऐसे दही हो गया, दूध हो गया। व्यक्तिवाचक संज्ञा खूब अच्छे से जानते हो। क्वेश्चन कह रहा है कि किस वाक्य में निपात का प्रयोग हुआ है, जरा बताएगा। निपात कांस्टेबल में पूछ लिया जाता है, सही में पूछा जाता है, या फिर आपके जो टीचिंग वाले एग्जाम है उनमें पूछा जाता है। सर पानी एक वचन है या बहुवचन है, हमने आपको बताया है कि जितनी भी द्रव्यवाचक संज्ञाएं हैं, अब आओ थोड़ा सा पीछे लेकर के चलता हूं आपको, जितनी भी द्रव्यवाचक संज्ञाएं हैं वो चाहे पानी हो, दूध हो, घी हो, दही हो, ऑक्सीजन हो, ध्यान दीजिएगा सभी लोग, ऑक्सीजन हो, नाइट्रोजन हो, सोना हो या चांदी हो, सोना हो, चांदी हो, तांबा हो, पारा हो, ये सब की सब क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञाएं। और जो द्रव्यवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञाएं होती हैं, ये क्या होती हैं, बोलो सर ये सदैव एक वचन वाली होती हैं। कैसी होती हैं, सदैव एक वचन वाली संज्ञाएं होती हैं, याद रखिएगा। बोलो क्लियर हुआ, यहां पे आपकी ट्रिक हो गई। कह रहा हरीश छत पर बैठा है, इससे पूछो कहां बैठा है, बताएगा छत पर बैठा है, मतलब ये क्या हो गया, बोलो सर ये स्थानवाचक क्रिया विशेषण हो गया। स्थानवाचक क्या है, देखिए यहां पे समझाता हूं, पहले निपात को बता तू। निपात के 9 भेद होते हैं, कितने भेद होते हैं, बोलो सर 9 भेद होते हैं, ठीक है ना। लेकिन कुछ ऐसे शब्द होते हैं निपात के जो आपको याद रखना, जैसे आपसे पूछ लेगा ठीक, तक, भर, भर, तो, भी और ही, ये क्या है, बोलो सर ये निपात शब्द हैं जो सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। अब कह रहा छत पर बैठा, ये कौन सा हो गया, बोलो सर ये स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। कौन सा है, कहेंगे सर ये स्थानवाचक क्रिया विशेषण है, ध्यान रखिएगा, क्रिया विशेषण का यूज हुआ है। कल एक कवि गोष्ठी का आयोजन किया गया, कब किया गया भैया, कल किया गया, कौन सा हो गया, बोलो सर कालवाचक क्रिया विशेषण हो गया, कालवाचक क्रिया विशेषण हो गया। उसके बाद क्या कह रहा है देखिएगा, उसके बाद कह रहा है मैं छुट्टी के दिन घर पर रहता हूं, कहां रहता हूं, घर पर रहता हूं, ये भी कौन सा हो गया, बोलो सर ये भी आपका स्थान वाला हो गया। बचा कौन सा, आप आइएगा, अगर कह देता तो वाक्य सही था, लेकिन इसने क्या बोला, आप भी आइएगा। यहां पे इस जो भी का प्रयोग किया गया है ये निपात के रूप में किया गया है। निपात का प्रयोग हम कब करते हैं, जब वाक्य में हमें बल देना होता है, जब वाक्य में हमें विशेष बताना होता है, वाक्य को विशेष बनाना होता है। सर बुक के लिए अप्लाई किया है, आज ही कितने दिन में आ जाएगी। रिंकू चौहान जी बुक आपने अप्लाई किया है, मुझे लगता है 1 वीक के अंदर आ जाएगी आपकी बुक, ठीक है। इस बार तो फास्ट काम कर रहे हैं टेक्स्ट बुक के मामले में, तो बुक आपको मिल जाएगी टाइम से। कह रहा संबंध सूचक अव्यय के बारे में, कौन सा संबंध सूचक अव्यय का प्रयोग किस वाक्य में नहीं हुआ है, आपको बताना है। अब देखो इसको पहचानने का तरीका समझिएगा। पहली ट्रिक इसकी क्या है, समझिएगा बहुत ध्यान से, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट है, अगर कॉन्सेप्ट कह लो या ट्रिक कह लो, मेरे ट्रिक में ही कॉन्सेप्ट रहता है। अगर आप इसको अच्छे से समझ जाओगे तो आपसे कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, आपको रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी शब्दों को, ठीक है। मैंने आपको हमेशा बताया है कि संज्ञा, एक तरफ संज्ञा या सर्वनाम में से कोई एक हो, ठीक है, और बीच में अव्यय फंस जाए, और इधर भी क्या हो, बोलो सर या तो संज्ञा हो या क्या हो, सर्वनाम हो। अभी वाक्य में समझाऊंगा मैं आपको, तब समझोगे आप अच्छे से। जो ये अव्यय होता है ना मेरे भाई, ये क्या होता है, संबंध बोधक अव्यय होता है। पहली बात, ये पहली ट्रिक है। और दूसरी ट्रिक यहां पे क्या है, आपको बताया मैंने, ऐसे आ जाएंगे, के बाद, से पहले, ऐसे शब्द मिलेंगे आपको, से पहले, ठीक है ना, के साथ,
के साथ, ठीक है ना, से पीछे, के पीछे, ऐसे शब्द आपको मिलेंगे, से पीछे ऐसे। अब देखो यहां क्या कह रहा है, क्वेश्चन समझिएगा ध्यान से। क्वेश्चन कह रहा है कि यह काम पहले करना चाहिए था मां के बिना। अब देखो यहां पे मां है और यहां घर है और यहां क्या है, के बिना, ठीक है। हमारे शहर के आसपास बहुत हरियाली है, तो हमारे शहर के आसपास एक ये शब्द मिल गया। वह मेरे घर के पीछे, के पीछे एक शब्द ये मिल गया। देखो मिल रहा है, जो मैंने आपको बताया है वही तरीका मिल रहा है। लेकिन यहां पे क्या कह रहा है, यह काम पहले करना चाहिए था, मतलब इसका आंसर क्या हो गया, ए वाला। यहां पे संबंध सूचक अव्यय का प्रयोग नहीं हुआ है, यहां पे क्रिया विशेषण अव्यय का प्रयोग हुआ है। बाकी सब में संबंध बोधक या संबंध सूचक अव्यय का प्रयोग किया गया है। बोलो क्लियर हुआ क्या सभी को? चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, खूब बतिया लो आपस में। मैंने रमेश से पत्र लिखवाया, इस वाक्य में लिखवाया किस प्रकार की संज्ञा होगी बताइएगा। आसान क्वेश्चन है, समझिएगा, ये ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे यहां कह रहा है अनुकरणात्मक क्रिया कौन सी होती है, कोई बताएगा? इसको इतना शब्द पकड़िएगा, अनुकरण। अनुकरण का मतलब क्या होता है, सुनना। ऐसी क्रिया जो सुन करके बनाई गई हो उसे अनुकरणात्मक कहते हैं। जैसे आपने कहा बकरी क्या करती है, बोलो सिर्फ मिमियाती है, तो मिमियाना क्या हो गया, आपने सुना, आपने बताया मिमिया रही है, ठीक है ना। दहाड़ना, जैसे शेर क्या करता है भाई, दहाड़ रहा है, तो दहाड़ना क्या हो गया, आपने ध्वनि सुनी और आपने क्रिया बना दी। फड़फड़ाना, आपने कह दिया क्या हो रहा है भाई, फड़फड़ा रहा है, तो फड़फड़ाना क्या हो गया, आपने आवाज सुनी। चहचहाना या चहकना या चहचहाना, चहचहाना, तो आपने क्या सुना, आपने आवाज सुना और आपने क्रिया बना दी। तो ये ध्वनि के आधार पर बनाई गई क्रिया है जिनको अनुकरणात्मक क्रिया कहा जाता है, ठीक है। लिखवाया, अब देखो एक होती है आपकी प्रेरणार्थक क्रिया, अगर इसको मैं उठाऊं यहां पे, तो ये दो प्रकार की होती है, याद रखिएगा। एक होती है प्रथम प्रेरणार्थक और एक होती है द्वितीय प्रेरणार्थक। हालांकि ये मैं कई बार बता चुका हूं लेकिन फिर बताऊंगा। जैसे आपने कहा जगना कौन सी क्रिया है, मूल क्रिया है। आपने कहा जगाना, ये प्रथम प्रेरणार्थक हो गई, और जगवाना जब कर्ता अपने द्वारा काम ना करके किसी और से करवाए तो द्वितीय प्रेरणार्थक होती है, याद रखिएगा। जैसे आपने कहा गिरना मूल क्रिया है, गिराना क्या हो गई, बोलो सर प्रथम प्रेरणार्थक हो गई, इसमें कर्ता खुद शामिल होता है, और कर्ता खुद शामिल ना होकर के किसी और से करवाए वहां क्या हो जाता है, बोलो सर वहां पे आपकी द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया होती है। अब यहां कह रहा है क्या कि मैंने रमेश से पत्र लिखवाया, मैं क्या हूं, करता हूं, रमेश से पत्र लिखवा रहा हूं, यहां पे कौन सी क्रिया हो जाएगी, बोलो सर यहां पे आपकी द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगी, याद रखिएगा। तो आंसर कौन सा हुआ, बोलो सर आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी वाला हो गया। नाम धातु को मैं ऐसे ही बता देता हूं, जब संज्ञा सर्वनाम और विशेषण में प्रत्यय लगा करके क्रिया बनाई जाती है तो उसको नाम धातु क्रिया कहते हैं। जैसे हाथ से हथियाना, लाठी से लठियाना, गाली से गलियाना, ये सब शब्द होते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा भाववाच्य है, जरा बताइएगा। किसकी बात कर रहा है, भाववाच्य। अब भाववाच्य के बारे में मैंने आपको दो बातें बताई थी, अगर आपको याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो मैं फिर से याद दिलाता हूं। देखिए ये वाच्य ऐसा है, आपको भूलना नहीं, बड़ा आसान होता है यार ये। पहला कंडीशन क्या होगी, कर्ता होगा, कर्ता के साथ में या तो से विभक्ति लगी होगी या के द्वारा विभक्ति लगी होगी, और हमेशा अकर्मक क्रिया का प्रयोग होगा, मतलब कर्म नहीं होगा साथ में, ठीक है। क्रिया बेशक सकर्मक हो लेकिन वाक्य में कर्म नहीं होगा हमेशा। दूसरी कंडीशन केवल क्रिया होगी, कैसी क्रिया, अकर्मक क्रिया होगी, केवल अकर्मक क्रिया होगी, ये हो गई इसकी कंडीशन। एक आता है आपका कृत्रवाच्य, मैंने इसके बारे में भी आपको बताया है कृत्रवाच्य के बारे में। कृत्रवाच्य की दो कंडीशन, पहली क्या होगा, कर्ता के साथ में ने विभक्ति लगेगी, और दूसरी क्या होगी, कर्ता विभक्ति रहित होगा, कर्ता विभक्ति रहित होगा। विभक्ति रहित मतलब कर्ता के साथ कोई विभक्ति नहीं होगी, समझिएगा। कह रहा मैं और ने, देखो ने विभक्ति लग गई, कौन सा हो गया, बोलो सर ये कृत्रवाच्य हो गया। कौन सा वाक्य हो गया, कृत्रवाच्य वाला वाक्य हो गया ये आपका, ध्यान रखिएगा। उसके बाद कह रहा आप आगरा जाएंगे, आप यहां क्या है, आप आगरा जाएंगे, आप क्या है, बोलो सर कर्ता है, ठीक है, और ये आगरा जाने का काम कर रहा है, कौन हो गया, बोलो सर कृत्रवाच्य हो गया। वह भोजन कर रहा है, वह क्या है, देखो कर्ता है, कर्ता के साथ कोई विभक्ति नहीं लगी, यहां आपके साथ कोई विभक्ति नहीं लगी, ये कौन सा हो गया, बोलो सर कृत्रवाच्य हो गया। लेकिन कह रहा अब चला जाए, यहां केवल अकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है, क्या है, केवल अकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है। दूसरा वाला पॉइंट यहां पे देखिएगा, ये क्या हो गया, बोलो सर ये आपका भाववाच्य हो गया, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। चाहो स्क्रीनशॉट ले लो वरना पीडीएफ मिल जाएगी। एक बार सेशन को शेयर कर दीजिएगा सभी लोग। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किस वाक्य में विरामादि चिन्ह का सही प्रयोग हुआ है, जरा बताइएगा। जो विराम चिन्ह है आपके, किस विराम चिन्ह का सबसे सटीक प्रयोग हुआ है, आपको आंसर करके बताना है। जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे सभी लोग। आप मुझे नहीं जानते, महीने में मैं 2 दिन ही व्यस्त रहता हूं। आम मुझे नहीं जानते, यहां आम हो गया, गलत हो गया साहब। आप मुझे नहीं जानते,
अब यहां अल्प विराम लगाने की क्या आवश्यकता थी, आप मुझे नहीं जानते, नहीं, 2 विराम चिन्ह नहीं आएंगे यहां पे, ये भी गलत हो गया, ये विराम चिन्ह की वजह से। आप मुझे नहीं जानते, देखो भावार्थ समझो, आप मुझे नहीं, थोड़ा रुका फिर कह रहा जानते, और यहां अर्ध विराम लगा दिया, तो यहां पे अर्ध विराम की आवश्यकता नहीं थी और यहां पे ये नहीं लगेगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए वाले में जो विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है वो बिल्कुल सही हुआ है। कामता प्रसाद गुरु के अनुसार कितने विराम चिन्ह है आप लोग कमेंट करके मुझे बताइएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा छात्र का बहुवचन बनाने के लिए इसमें से क्या जोड़ा जाएगा, जरा कमेंट करिएगा सभी लोग, जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे। मंडल जोड़ा जाएगा, जन जोड़ा जाएगा, वर्ग जोड़ा जाएगा, या क्या जोड़ा जाएगा। अब देखिए अगर आपको मंडल जोड़ना है, ठीक है, तो आपने कह दिया मंत्रिमंडल, आपने क्या कहा, मंत्रिमंडल कह दिया। आपको जन जोड़ना है, आपने क्या कह दिया, भैया भक्त जन आ रहे हैं। आपको वृंद जोड़ना है तो आप क्या कह दोगे, कवि वृंद आ रहे हैं। कवि का क्या बन जाएगा भाई, कवि वृंद बन जाएगा। अध्यापक वृंद बन जाएगा, अध्यापक के साथ भी आप क्या कर सकते हो, वृंद लगा सकते हो। उसके बाद क्या कह रहा भैया, वर्ग है, तो आप कहोगे कौन आ रहा है, तो कहेंगे सर मजदूर वर्ग आ रहा है, मजदूर वर्ग आ रहा है, युवा वर्ग आ रहा है, ठीक है। लेकिन छात्र के साथ आप 2 शब्द लगाओगे, या तो आप छात्र गण लगा दोगे तो चलेगा, या फिर आप छात्र वृंद लगा दोगे तब भी चल जाएगा। छात्रों के साथ वृंद लग सकता है। इसका मतलब जो आंसर बनेगा वो कौन सा बनेगा, डी वाला बनेगा, और सबसे ज्यादा कंफ्यूजन लोगों को यहां पे हो जाती है। क्लियर है सभी को, एक बार सेशन को शेयर करना सभी लोग। पापी का स्त्रीलिंग क्या होगा, कोई बताएगा, जल्दी जल्दी कमेंट करके बता दो भैया, पापी का स्त्रीलिंग क्या होगा जरा बताइएगा, जल्दी से कमेंट करिएगा। अब देखो स्त्रीलिंग के बारे में आपको खूब पता है, अगर कभी भी अच्छा मान लो थोड़ा सा वैसे देता हूं, आपसे पूछे लुहार का स्त्रीलिंग क्या होगा जरा बताइएगा, लुहार का। अगर आपसे पूछे कुम्हार का स्त्रीलिंग क्या होगा जरा बताइएगा, सभी लोग कमेंट करेंगे, थोड़ा सा पेचीदा मैं पूछ रहा हूं। माली का अगर पूछ ले, माली का तो आपको बताना है माली का स्त्रीलिंग क्या होगा। सरदार का स्त्रीलिंग अगर पूछे, सरदार का तो क्या होगा। सम्राट का स्त्रीलिंग क्या होगा जरा बताइएगा, सम्राट का, ठीक है, सम्राट का स्त्रीलिंग बताइएगा। तो लुहार का क्या हो जाएगा, बोलो सर लुहार का लुहारिन होगा, लुहारिन। कुम्हार का क्या होगा, बोलो सर कुम्हारिन। उसके बाद माली का क्या हो जाएगा, बोलो सर मालिन हो जाएगा। सरदार का क्या हो जाएगा, सरदारनी हो जाएगा, ठीक है। सम्राट का क्या होगा, बोलो सर सम्राज्ञी हो जाएगा। यहीं पे आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि भैया कर्ता का स्त्रीलिंग क्या होगा, तो बोलो सर कर्ता का कर्तरी हो जाएगा, ठीक है। अगर पूछे दाता का स्त्रीलिंग क्या होगा, ये खूब पूछे जाते हैं, तो आप कहोगे दात्री हो जाएगा। अगर आपसे पूछे विधाता का स्त्रीलिंग क्या होगा, तो अब आप क्या कहोगे, विधाता का स्त्रीलिंग पूछे विधाता, तब आप क्या कहोगे, विधात्री हो जाएगा, विधात्री। कोई पूछे आपसे धाता का क्या होगा, तो आप धात्री कह देना। अगर आपसे कोई पूछे कि भैया विधायक का क्या होगा, तो आप क्या कहोगे, विधायक का विधायिका कहोगे, क्या कहोगे, विधायिका कहोगे, याद रखिएगा। बोलो क्लियर हुआ क्या सभी को। क्वेश्चन क्या बनेगा, पाप का क्या हो जाएगा, बोलो सर पापी का पापिन होगा, ऑप्शन नंबर बी वाला राइट हो जाएगा। बोलो क्लियर हुआ क्या सभी को, जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे सभी लोग, कोई दिक्कत कोई डाउट है तो मुझसे बताइएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा नवनीत शब्द का समानार्थी निम्नलिखित में से कौन सा होगा बताइएगा, ताजा मक्खन, नया मक्खन, सॉरी नया चांद, जल या ग्रह। तो जल का समानार्थी तो बहुत सारे होते हैं, आपने कहा अंबु भी होता है, नीर भी होता है, सलिल भी होता है, ये ध्यान रखिएगा, सलिल हो गया, उदक हो गया, पयो बोलते हैं, पय बोलते हैं, क्या बोलेंगे, ये जल के पर्यायवाची हो गए। ग्रह की बात करें तो ग्रह किसका है, घर का पर्यायवाची है, इसको आलय बोला जाता है, साला बोला जाता है, साला वो जोरू वाला नहीं, साला ये वाला। अयन भी बोलते हैं, अयन याद रखिएगा, ठीक है ना। इसको क्या बोलते हैं, बोलो सर भवन बोलते हैं, सदन बोलते हैं, सदन। निकेत क्या बोलेंगे आपका, निवास बोल देंगे, निवास, निवास निकेतन, ये सब किसके हो गए, घर के हो गए। और नवनीत को क्या कहा जाता है, बोलो सर नवनीत को ताजा मक्खन बोलते हैं, बेसिकली मक्खन को नवनीत कहा जाता है, सभी लोग याद रखिएगा। एक बार सेशन को यार शेयर कर देना सभी, क्लियर। चलिए नया चांद नहीं होगा, नवनीत। तर्कस का पर्यायवाची इसमें से कौन सा नहीं है जरा बताइएगा। तर्कस को क्या बोलते हैं, बोलो सर तर्कस को तूण कहा जाता है, तुड़ीर बोला जाता है, तुड़ीर। तर्कस को तुणी भी बोला जाता है, ध्यान रखिएगा। तर्कस को निशंग भी बोला जाता है, निशंग। लेकिन सर नहीं बोला जाता है। सर किसका पर्यायवाची कोई बताएगा, तो बोल सर सर जो है वो तालाब का पर्यायवाची, जिसको तड़ाग के नाम से जानते हैं, जिसको सरोवर कहा जाता है, सर से बना हुआ सरोवर है। जलाशय भी बोलते हैं मेरे भाई, क्या बोलेंगे, जलाशय कहा जाता है। इसको सरसी के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा, सरसी बोलते हैं। पुष्कर भी बोला जाता है, पुष्कर, पुष्कर। पुष्कर से क्या बनता है, बोलो सर पोखर बनता है। इसको पद्माकर कहा जाता है, पद्माकर, ध्यान रखिएगा,
पद्माकर भी बोला जाता है। ये सब किसके हैं? ये सब तालाब के पर्यायवाची। अगला क्वेश्चन कह रहा केस शब्द का अनेकार्थी क्या होगा, कोई बताएगा? जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे सभी लोग स्पीड में। केस का समानार्थी शब्द क्या होगा? अब केस का समानार्थी क्या होता है? केस का समानार्थी बाल भी होता है, ठीक है ना। केस का समानार्थी विश्व भी होता है, विश्व। केस का समानार्थी किरण भी होता है। क्या बोलेंगे? कहेंगे सर केस का जो समानार्थी हो जाएगा वो किरण भी हो जाएगा। केस का समानार्थी सूर्य भी होता है। केस का समानार्थी क्या हो जाएगा? बोल सर सूर्य भी हो जाएगा। और एक केस का समानार्थी छटा भी होता है, छटा। बचा कौन सा? बोल सर यहाँ पे बाल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। विष्णु की अगर मैं बात करूं, अगर आपसे पूछता क्या कि हरि का समानार्थी क्या होगा, बताइएगा। हरि का समानार्थी क्या होगा? तब हरि का क्या हो जाता? बोल सर हरि को विष्णु भी कहा जाता है, हरि को इंद्र भी बोला जाता है, हरि को कामदेव भी कहा जाता है, याद रखिएगा कामदेव। हरि को मेंढक के नाम से भी, मतलब मेंढक को भी हरि कहा जाता है, सर्प को भी हरि कहा जाता है, तालाब को भी हरि कहा जाता है, तालाब को ध्यान रखिएगा। बंदर को भी क्या बोलते हैं? बोलो सर बंदर को भी हरि कहा जाता है। तो हरि जो है कई सारे शब्दों का अर्थ रखता है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अच्छा आंसर बताया ना, यहाँ पे ए वाला हो जाएगा। अगला कह रहा है द्विज शब्द के अर्थ में प्रयुक्त नहीं होता है। अब द्विज किसे किसे कहा जाता है? बोलो सर द्विज ब्राह्मण को 2 बार जन्म लेता है, ठीक है ना, ब्राह्मण को बोलते हैं। द्विज जो है वो चंद्रमा को भी बोलते हैं मेरे भाई। क्या कहेंगे? चंद्रमा को कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। द्विज जो है वो दांत को भी बोला जाता है। द्विज का मतलब क्या होता है? बोले सर पक्षी भी होता है। वैसे जो द्विज है वो छतरी को भी कहा जाता है। जो छतरी है आपके, छतरी, क्षत्रिय, क्षत्रिय को भी क्या बोलेंगे? कहेंगे सर क्षत्रिय को भी द्विज कहा जाता है बेसिकली, लेकिन ब्राह्मण को तो बोलते ही बोलते हैं। तो ब्राह्मण चंद्रमा, दांत और पक्षी। ब्राह्मण भी है, पक्षी भी है, दांत भी है, लेकिन दुबला नहीं होता है। तो डी वाला आंसर क्या हो जाएगा? आपका राइट हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट देखिएगा, कह रहा किस क्रमांक में शब्द श्रुतिसम भिन्नार्थक है? आपको याद होगा 2 क्वेश्चन ऐसे कांस्टेबल में पूछे गए थे, यही जो आपका एग्जाम जिसका होना है। जल्दी से बताएगा। संस्कृति दुबे जी, राजा हिंदुस्तानी जी, और रजनी कंप्यूटर हैं, और यहाँ पे आदर्श पांडे जी हैं, खुशबू हैं, मोनिका जी हैं। ब्राह्मण को द्विज भी बोला जाता है, ब्राह्मण को अग्रजन्मा भी कहा जाता है। कैलाश और कैलाश में कौन सा सही है? हमेशा याद रखिएगा कैलाश ऐसे लिखा जाएगा, यही वाला आपका कैलाश सही होता है कि कैलाश है वो कैलाश है, ठीक है ना। कौशल्या अगर कभी भी पूछे तो कैसे लिखेंगे? कौशल्या ऐसे लिखेंगे। अहल्या अगर कभी भी पूछे तो अहल्या कैसे लिखेंगे? बोलो सर ऐसे लिखेंगे। द्वारका पूछे तो द्वारका ऐसे लिखेंगे। जितने भी आपके अपवाद वाले सब बता देता हूं। हिरण्यकश्यपु कैसे लिखेंगे? हिरण्यकश्यपु ऐसे लिखा जाता है, ध्यान रखिएगा। एक शब्द आता है असूया, कैसे लिखेंगे? बोलो सर ऐसे। और अनुसुईया अगर पूछे तो कैसे लिखेंगे? अनुसुईया ऐसे लिखा जाता है, ध्यान रखिएगा। अब देखो यहां पे क्या कह रहा है, कौन सा शुद्ध है यही तो बताना है। गज का मतलब क्या होता है? अब देखो ऊपर से लेता हूं। कुल का मतलब क्या हो गया? कुल का मतलब वंश होता है, ये ऐसे आएगा। और कुल का मतलब किनारा, मतलब इसका सीक्वेंस गड़बड़ हो गया। अनल का मतलब क्या होता है? आग होता है, लेकिन आग कहां? पीछे लिखा हुआ है। अनिल का मतलब पवन होता है, तो इसका सीक्वेंस गड़बड़ हो गया। इस तरणी का मतलब क्या होता है? नाव होता है, ठीक है। और इस तरणी का मतलब क्या होता है? सूर्य की किरणें, अर्थात सूर्य को तरणी बोला जाता है, ठीक है। इसका सीक्वेंस गड़बड़ हो गया, लेकिन अर्थ मैंने सबके सामने आपको बता दिया है, वो करके चिन्ह के माध्यम से, ठीक है। यहां कह रहा गज मतलब हाथी और गज मतलब एक माप होता है। बोलो सर डी वाले का जो सीक्वेंस है वो एकदम सही है, बाकी अर्थ आपके लिखे सही है, अर्थ के हिसाब से मैंने लाइन बना दिया। हाँ आर्टिस्ट जी, तुम सबकी मिसअंडरस्टैंडिंग दूर करो। किस क्रमांक में शब्द श्रुतिसम भिन्नार्थक का सही अर्थ भेद है, जरा बताइएगा। यहाँ आर्टिस्ट जी आए, अगर किसी को मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है भाई साहब से संपर्क कर लीजिएगा, नंबर सेंड कर दो, मैं बता दूं मेरे भाई। चलिए कमेंट करेंगे सभी लोग। जरा और जरा, उसके बाद क्या कह रहा? अली और अली, नीड़ और नीर, नारी और नाड़ी। नंबर दे दो, मैं बता दूंगा मेरे भाई। आओ कभी हवेली पे। ले जी, राहुल जी राजपूत हैं, राजपूत साहब हवेली पे बुला रहे हैं। केवल इन्हीं लोगों को बुला रहे हैं, मेरे लिए भी है। हमें भी बुला लो यार कभी हवेली पे, हम भी आ जाएंगे आपके साथ, चाय वाय पी लेंगे। चलिए जल्दी से कमेंट करिएगा सभी लोग। बहुत शानदार। संजय चौहान जी का डी आ रहा है। और कोई है जो कोई समस्याएं दूर करता हो? चलिए आदर्श सुधर जाओ। देखिए इस जरा का मतलब क्या होता है? इस जरा का मतलब होता है बूढ़ा, वृद्धावस्था। या जरा का मतलब बुढ़ापा बोल देंगे, बुढ़ापा, ठीक है ना, बुढ़ापा या बूढ़ा बोल देते हैं। यहां भी सीक्वेंस गड़बड़ है। इस जरा का मतलब थोड़ा हो गया और इस जरा का मतलब वृद्धावस्था हो गया। अली का मतलब सखी होता है, यहां भी सीक्वेंस गड़बड़ है। अली का मतलब भौरा होता है, तो ये भी गलत, ये भी गलत, सीक्वेंस गड़बड़ है।
नीड का मतलब घोंसला होता है, यहां देखो है तो सही, लेकिन यहां पे सीक्वेंस गलत लिख दिया, ये भी गलत हो गया। नीर का मतलब पानी, नारी का मतलब स्त्री होता है, और नाड़ी का मतलब नब्ज होता है, इसका मतलब इसका सीक्वेंस सही लिखा हुआ है। डी वाला आंसर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। इसी तरह से कांस्टेबल में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा संध्या और रात्रि के बीच का समय क्या कहलाता है, जरा कमेंट करके बताइएगा सभी लोग, जल्दी जल्दी कमेंट कर दो, और बतियाना ही है तो बतियाते रहो, कोई दिक्कत नहीं। जल्दी से देखो, निशीत किसे कहा जाता है, बोलो सर निशीत बोला जाता है मध्य रात्रि का समय। अब इसका थोड़ा पोस्टमार्टम करता हूं। मध्य रात्रि का समय, रात्रि का जो समय होता है उसे क्या कहते हैं, निशीत कहते हैं। ठीक है, चंद्रशेखर, चंद्र है शिखर पर जिसके, शिखर पर जिसके, वो हो गए आपके कौन, वो हो गए आपके शिव जी। ठीक है, उसके बाद कह रहा वाग्दत्ता किसे कहा जाता है भैया, कोई बताएगा? वाग्दत्ता बोला जाता है किसे, कहेंगे सर ऐसी कन्या, वह कन्या, वह कन्या जिसे, जिसे विवाह का, विवाह का वचन दिया गया, वचन दिया गया हो, दिया गया हो। अब समझिएगा, मान लो कोई कन्या है, आपने कह दिया शादी तुझे से हो चाहे शादी के दिन मर जाऊं, ठीक है, शादी तुझे से हो चाहे शादी के दिन मर जाऊं, इसका मतलब आपने उसको वचन दे दिया कि बाबू कुछ भी हो जाए शादी तुम्ही से करूंगा, बस कांस्टेबल की नौकरी निकल जाने दो। इसका मतलब वो जो जिसको आपने वचन दिया है, जिस लड़की से आपने वादा किया है, वो वाग्दत्ता कही जाएगी। क्या कही जाएगी, वाग्दत्ता कही जाएगी, ऐसे याद रखना। अच्छा, संध्या और रात्रि के बीच का समय अगर कभी भी क्वेश्चन पूछे तो इसे गोधूली कहते हैं, लेकिन याद रखिएगा कभी कभी क्वेश्चन आता है गोधूली बेसिकली संध्या को ही कहा जाता है। किसको कहा जाता है, बोलो सर संध्या को ही कहा जाता है। गोधूली मतलब दिन और रात के बीच का समय जो है संध्या गोधूली कहलाता है, लेकिन यहां पे संध्या का मतलब गोधूली से लिया गया। ठीक है, तो जो गोधूली और रात्रि के बीच का समय है उसे क्या कहते हैं, प्रदोष कहते हैं, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और यहीं पे आपसे क्वेश्चन पूछता है, देखिए क्वेश्चन बड़ा प्यारा सा दे रहा हूं मैं, रात्रि और प्रातः, प्रातः के बीच या बीच के मध्य का समय, मध्य का जो समय है उसे क्या कहा जाता है, तो आप क्या बोलोगे, उसे प्रत्युष कहा जाता है। क्या कहेंगे, उसे प्रत्युष कहा जाता है। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि प्रदोष का विलोम क्या होगा, तो आप क्या कहोगे, प्रदोष का जो विलोम है वो प्रत्युष होता है। बोलो क्लियर हुआ सभी को? अच्छा, यहीं पे आपसे पूछता है कि भैया तमिश्रा किसे कहा जाता है, जरा बताइएगा। देखिए ध्यान से समझिएगा, मेरे एक एक क्वेश्चन में दम होगी। तमिश्रा कहा जाता है अंधकार वाली रात, क्या बोलेंगे, अंधकार वाली जो रात होती है, वाली रात, उसे तमिश्रा कहा जाता है। यहीं पे आपसे क्वेश्चन पूछे कि भाई विभावरी किसे कहा जाता है, तब आप क्या कहोगे, कहोगे सर तारों भरी रात, तारों वाली रात जो होती है, तारों वाली रात उसे क्या कहते हैं, विभावरी कहते हैं। फिर सर चांदनी वाली रात किसे कहा जाता है, तो कभी भी आपसे क्वेश्चन पूछे कि भैया सरवर किसे कहा जाता है, तो आप क्या कहोगे, चांदनी वाली जो रात होती है, चांदनी वाली रात उसे क्या कहते हैं, उसे सरवर कहते हैं। बोलो क्लियर हुआ क्या, पूरा फुल्ली पोस्टमार्टम कर दिया। तमिश्रा मतलब अंधकार वाली रात, क्लियर। तो यहाँ पे बी वाला आंसर क्या हो जाएगा, राइट। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, वरना कोई दिक्कत नहीं, पीडीएफ तो मैं दे ही देता हूँ, क्लास के 10 मिनट के बाद आपको पीडीएफ मिल जाएगी कंप्रेस करके। को उपसर्ग से निर्मित कौन सा शब्द नहीं है यहाँ पे बताइएगा, जल्दी से कमेंट करेंगे। अब एक क्वेश्चन और ले लीजिएगा, अगर आपसे कभी भी पूछे शब्द निर्माण की इकाई कितनी होती है, जरा बताइएगा। शब्द निर्माण की इकाई कितनी होती है, जरा कमेंट करके बताइएगा मुझे जल्दी से, जितने लोग भी हैं। इसको मैं बता देता हूं, इसको तोड़ोगे क्या निकलेगा, कु प्लस रंग निकलेगा। इसको तोड़ोगे क्या निकलेगा, कु प्लस फल निकलेगा, फल। इसको तोड़ोगे क्या निकलेगा, बोलो सर कु प्लस कर्म निकलेगा। लेकिन इसको तोड़ोगे तो कुछ नहीं निकलेगा, ये आपका रूढ़ शब्द है। ठीक है, अब देखो कभी भी आपसे पूछे कि शब्द परिवर्तन की, शब्द निर्माण की इकाई कितनी होती है, बोलो सर 4 होती है। कौन कौन सी, तो बोलो सर पहली संधि हो गई, दूसरी कौन सी, समास हो गई, समास से भी नए शब्द का निर्माण होता है। तीसरी आपकी उपसर्ग हो गई, उपसर्ग से भी नए शब्द का निर्माण होता है। और चौथा आपका प्रत्यय हो गया, प्रत्यय से भी नए शब्द का निर्माण होता है, याद रखिएगा। कह रहा किस शब्द में ता प्रत्यय का प्रयोग किया गया है, अच्छा नहीं किया गया है ये बताइएगा। पात्रता, विफलता, पिता और सफलता, ये भी आसान क्वेश्चन है। इसको तोड़ेंगे क्या निकलेगा, पात्र प्लस ता निकलेगा। इसको तोड़ेंगे क्या निकलेगा, बोलो सर विफल। इसको ऐसे तोड़ेंगे, वी प्लस फल प्लस ता, ठीक है। और इसको तोड़ेंगे क्या निकलेगा, बोलो सर सफल, सा प्लस फल प्लस ता,
ठीक है, ये उपसर्ग है, ये उपसर्ग है, ये प्रत्यय और ये मूल शब्द। यहाँ पे पिता में कोई भी आपका प्रत्यय नहीं लगा हुआ है, ना कोई उपसर्ग लगा हुआ है, सी आंसर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा किस शब्द का संधि विच्छेद गलत है, जरा बताएंगे, कमेंट करेगा, लेवल वाला क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी कमेंट कर दो भैया। गुरुजी मैं न्यू स्टूडेंट हूँ, शिवम सिंह जी स्वागत है आपका, आप हमेशा न्यू स्टूडेंट रहते हैं, भगवान करें आप अच्छी उन्नति प्राप्त करें। अब एक बार कमेंट करके मुझे ये बताओ इसका आंसर क्या होगा। देखो समझिएगा, कह रहा पावक में क्या होता है, प प्लस अक होता है, बोले सर एकदम सही। इसको जब तोड़ोगे तो यहां से क्या निकलेगा, बोले सर यहां से आव निकलेगा, और उसके बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा, बोले सर आ जाएगा, तो ये प प्लस अक हो जाएगा। मतलब यहाँ पे कौन सी संधि है, बोले सर यहाँ पे अयादी संधि है, याद रखिएगा अयादी संधि, ठीक है। उसके बाद कह रहा है यथेष्ट, यथेष्ट यथा धन इष्ट, बिल्कुल सही है, कौन सी संधि है, बोले सर यहाँ पे आपकी गुण संधि हो जाएगी। कौन सी संधि है, गुण संधि हो जाएगी। कह रहा मधु मधु प्लस अरि मधवरी होता है, बोले सर ये भी सही है। यहाँ पे कौन सी संधि है, बोले सर यण संधि का उदाहरण, किसका उदाहरण है, यण संधि का उदाहरण। कह रहा प्रतीक्षा में क्या होगा, इसको जब तोड़ेंगे तो यहां से निकलेगा प्रति धन ईक्षा निकलता है, क्या निकलता है, प्रति धन ईक्षा। गलती कहां पे, बोले सर गलती यहां पे है। कौन सी संधि है साहब, तो दीर्घ संधि का उदाहरण है, याद रखिएगा। कौन सी संधि का उदाहरण है, दीर्घ संधि का उदाहरण है, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर ए वाला क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। इनका एक्सप्लेनेशन अगर करना हो तो बता देना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस शब्द में व्यंजन संधि है, जरा बताएंगे। सभी लोग स्पीड में कमेंट कर देना यार, क्वेश्चन बहुत लाजवाब है आज के, सीरियसली बता रहा हूं। देखो यहां पे अभी आपने पढ़ा क्या हो जाएगा, बोलो सर प प्लस अक होगा। कौन सी संधि है, अयादी संधि है, अयादी संधि है, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है साहब, इसको जब तोड़ेंगे क्या हो जाएगा, बोलो सर इसको जब तोड़ेंगे तो यहां से निकलेगा प्रति, और उसके बाद क्या आ जाएगा, बोलो सर उसके बाद अक्ष आ जाएगा। या से पहले आधा अधूरा अक्षर आया है, मतलब यहाँ पे यण स्वर संधि हो जाएगी, यण संधि का उदाहरण है। उसके बाद क्या कह रहा है, उसके बाद कह रहा है इसको जब विग्रह करेंगे तो क्या निकलेगा, बोलो सर नर निकलेगा। उसके बाद क्या निकलेगा, बोलो सर ईस निकलेगा, नरेश बन जाएगा। कौन सी संधि है, तो बोलो सर यहाँ पे आपका गुण संधि का उदाहरण हुआ है। किसका है, गुण संधि का उदाहरण। लेकिन जब इसको तोड़ेंगे क्या निकलेगा, बोलो सर इसको तोड़ेंगे तो निकलेगा जगत, और उसके बाद आएगा नाथ, जगत धन नाथ हो जाएगा। यहाँ पे किस संधि का प्रयोग किया गया है, बोलो सर यहाँ पे आपकी व्यंजन संधि का प्रयोग किया गया है। बोलो क्लियर हुआ सभी को, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कृपण है और कृपाण है, ये तो खूब जानते होंगे। कृपण का मतलब क्या होता है, बोलो सर कंजूस, जैसे आप लोग हो लाइक और शेयर नहीं करते। और कृपाण का मतलब क्या होता है, बोलो सर तलवार होता है, जब लाइक शेयर नहीं करते तब तलवारें चलती है। तो दोनों का आंसर मिल गया क्या आपको, क्या बोलेंगे, कंजूस और तलवार। तलवार को क्या बोलते हैं, बोलो सर तलवार को कटार भी बोला जाता है, करवाल भी बोला जाता है। तो यहाँ पे आंसर कौन सा होगा, बोलो सर कंजूस तथा कटार, ऑप्शन नंबर सी वाला राइट हो जाएगा। बोलो क्लियर हुआ या नहीं हुआ, बहुत शानदार। अगला क्वेश्चन, अनपढ़ शब्द में कौन सा समास होगा, जरा बताइएगा। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन। चलिए आप लोग बताएंगे, द्वंद्व समास होगा, नंगे तत्पुरुष होगा, द्विगु समास होगा, या अव्ययी भाव समास होगा। आदर्श पांडे जी का आ गया है अव्ययी भाव समास। अच्छा, कई लोग डी के साथ में जा रहे हैं, सभी लोग डी के ही साथ में जा रहे हैं बेसिकली। अच्छा कौन है भाई, आरती राजपूत जी बी के साथ में। तो जितने लोग डी वाले हैं उनको मेरी तरफ से 21 तोपों की सलामी और सैल्यूट अलग से है। भैंस डूब रही है भाई, उसको निकाल लाओ पानी से। जितने लोगों ने आंसर बी किया है वो सही है। कैसे साहब, क्या होता है ये जरा बताइएगा। देखिए इसके बारे में बड़ी प्यारी सी जानकारी आपको लेनी है। नंगे तत्पुरुष क्या होता है जरा समझिएगा अच्छे से, ठीक है। और हाँ, नंगे तत्पुरुष का मतलब क्या होता है, इसका जब विग्रह आप करोगे, इधर विग्रह करता हूं, इसका विग्रह करोगे तो निकलेगा नापढ़। क्या निकलेगा, नापढ़। अनपढ़ की बात कर रहा है, अन प्लस पढ़। यहां पे क्या देखिए, जहां पे उपसर्ग आ जाए आ उपसर्ग आए, जहां पे भी अन उपसर्ग आ जाए क्या बोलेंगे, आ उपसर्ग आ जाए, आपका अन उपसर्ग आ जाए, ठीक है, या फिर ये वाला अन उपसर्ग आ जाए, अन ये वाला अन उपसर्ग आ जाए, या आपका आ उपसर्ग आए, ठीक है। ये देख लेना वहां पे अव्ययी भाव समास ना हो रहा हो। तो यहां क्या हो जाएगा, बोलो सर नंगे तत्पुरुष होता है जहां पे अर्थ निकलता है ना का या नहीं का, नहीं पढ़ा या ना पढ़ा, ठीक है ना, ये क्या हो जाएगा आपका नंगे तत्पुरुष हो जाएगा। बोलो क्लियर हुआ क्या। जैसे आपने कहा अज्ञात, आपने क्या कहा, एक शब्द आपने ले लिया अज्ञात, इसका जब विग्रह करोगे क्या निकलेगा, ना ज्ञात, मतलब जिसके बारे में जानकारी नहीं है।
कौन सा हो जाएगा? नंगे तत्पुरुष हो जाएगा। क्लियर हुआ सभी को? हाँ, अब आ जाओ आगे। हालांकि अव्ययी भाव समास भी यही कहता है कि उपसर्ग जहां भी लगा हुआ हो, जहां पे अव्यय शब्द लगा हुआ हो, अव्यय, और जहां पे आपका शब्द की आवृत्ति हो रही हो, शब्द की क्या हो रही हो? शब्द की आवृत्ति हो रही हो, वहां पे क्या होता है बोलो सर? वहां पे आपका अव्ययी भाव समास होता है। लेकिन यहां क्या कह रहा है? इतने उपसर्ग को याद रखिएगा, और अगर ऑप्शन में नंगे तत्पुरुष दिया है तो उसी को करिएगा, अन्यथा फिर अव्ययी भाव समास को करिएगा, अगर ये वाला नंगे तत्पुरुष नहीं दिया हुआ है तो। कई लोगों के लिए नया क्वेश्चन होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अकाल पीड़ित शब्द में कौन सा समास होगा जरा बताइएगा? तो क्या बोलेंगे? अकाल से पीड़ित। अकाल से क्या हो रहा है? बोल सर पीड़ित हो रहा है। तो यहां पे ये से पीड़ित हो रहा है, मतलब मिलने का काम कर रहा है, अकाल की वजह से क्या हो रहा है? पीड़ित हो रहा है। तो कौन सा तत्पुरुष होगा? बोलो सर से विभक्ति आ रही है, करण तत्पुरुष की विभक्ति, करण कारक की विभक्ति है, अर्थात यहां पे करण तत्पुरुष आपका आंसर राइट हो जाएगा। बोलो क्लियर हुआ सभी को? माफ कीजिएगा। बालामृत शब्द में कौन सा समास होगा बताइए? चलो जी जल्दी जल्दी बता दो, बालामृत में कौन सा समास होगा बताइएगा? सभी लोग कमेंट करेंगे स्पीड में। बहुरी समास, द्विगु समास, संप्रदान तत्पुरुष, द्वंद्व समास, बालामृत की बात कर रहा है। सर ये क्वेश्चन सर फ्री बुक में था। फ्री बुक पता नहीं कौन सी है भाई। देखो क्या कह रहा है, बालामृत मतलब, बालामृत बालकों के लिए अमृत, बालक, बाला मतलब बालक, बाल मतलब बालक की बात कर रहा है, बालकों के लिए अमृत की बात कर रहा है। यहां पे यही निकलेगा, के लिए विभक्ति निकल रही है, संप्रदान तत्पुरुष आपका राइट आंसर हो जाएगा। बोलो क्लियर सभी को? बहुत बढ़िया। नेक्स्ट देखिएगा, बालू से तेल निकालना मुहावरे का अर्थ क्या होता है बताएंगे? थोड़ा सा स्पीड बढ़ा लो मेरे भाई। बालू से तेल निकालना, शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तु। शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तु कौन कौन सी? बोलो सर कागज की नाव, और कौन सी? पानी का बुलबुला। और शाम हो गई है, शाम हो गई है, आप लोग बतासे भी खाने जाते होंगे, तो पानी का बतासा भी लिख लीजिएगा, पानी का बतासा, ठीक है। और एक मुहावरा बन सकता है क्या? बालू की भीत, बालू की भीत। अगर इतने आपके मुहावरे बनते हैं, अगर इतने आपके मुहावरे बनते हैं, तो ये सब मुहावरे का मतलब क्या होता है? क्षण भंगुर अर्थात शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तु। उसके बाद बालू से तेल निकालना मतलब असंभव काम कर रहा है भाई, बालू से कौन तेल निकाल पाएगा। उसके बाद बहुत साधन संपन्न होना, तो सामर्थ्य होना कर देंगे, बालू से तेल निकालना मतलब असंभव काम करना। अगला क्वेश्चन कह रहा निम्नलिखित में से तत्सम शब्द नहीं है। अब तत्सम कौन सा नहीं है इसमें से बताइएगा? बिंदु है, त्योहार है, आदर है, दुर्बल है। जल्दी जल्दी आंसर कर दो भैया स्पीड में। दुर्बल का क्या होता है? बोलो सर दुर्बल का दुबला होता है, तद्भव। क्या होता है? दुबला होता है, तद्भव। कह रहा तत्सम शब्द नहीं है, तो यहां पे मैं तद्भव लिख रहा हूं, ये क्या हो गया? बोलो सर ये तद्भव हो गया, तत्सम उधर लिख दूंगा, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है? बिंदु तत्सम शब्द है, इसका क्या होता है? बोलो सर तद्भव होता है, बूंद, बूंद हो जाएगा। उसके बाद आदर क्या है? बोलो सर आदर भी आपका तत्सम शब्द है, याद रखिएगा। बचा कौन सा? बोलो सर त्योहार। त्योहार क्या है? कहेंगे सर त्योहार तद्भव शब्द है, और इसका जो तत्सम बनेगा वो क्या बनेगा? बोलो सर वो बन जाएगा तिथिवार होता है। त्योहार को क्या बोलते हैं? तिथिवार बोलते हैं। अगर आपसे यहीं पे पूछ ले फिर इतवार को क्या बोलते हैं जरा बताइएगा? तो कहेंगे सर इतवार को आदित्यवार कहा जाता है, आदित्यवार कहा जाता है, याद रखिएगा। आदित्य मतलब सूर्य, वार मतलब दिन हो गया, सूर्य का दिन हो गया आदित्यवार। इतवार को इसीलिए सूर्य की अर्चना पूजा की जाती है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किलक अरे मैं नेह निहारू, इन दांतों पर मोती वारू। तुलसीदास जी कह रहे हैं, कह रहा है कि भैया किलक अरे मैं नेह निहारू, इन दांतों पर मोती वारू, कि जैसी किलकारी, कृष्ण जी के बारे में कहा जा रहा है शायद, कि जैसी किलकारी मारते हैं उस पे मैं प्यार न्यौछावर कर रहा हूं, और ये जो दांतों की पंगति है ना, इन दांतों पर मोती वारने का मन कर रहा है। कौन सा रस होगा जरा बताइएगा, कमेंट करेंगे। वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? बोलो सर उत्साह होता है। शांत रस का स्थायी भाव खूब पूछा जाता है, निर्वेद होता है, याद रखिएगा। हास्य रस का स्थायी भाव हास होता है, और वात्सल्य रस का स्थायी भाव वत्सलता होता है। क्या होता है? बोलो सर वत्सलता होता है। ध्यान रखिएगा, जब बच्चों के बचपने का वर्णन किया जाए वहां पे वात्सल्य रस होता है। और कह रहा है इन दांतों पर मोती वारू, मतलब बच्चे की बात कर रहा है, किसी भी बच्चे की बात कर रहा हो। सी वाला आंसर राइट हो जाएगा, वात्सल्य रस की प्रधानता मिल रही है यहाँ पे। कह रहा 5-7 की लाकड़ी और एक जने का बोझ। आप लोगों ने सुना होगा ये लोकोक्ति, खूब गांव वगैरह में कहा जाता है कि भैया 5-7 की लाकड़ी, एक जने का बोझ। एक कभी कभी ये भी कहा जाता है क्या बोलते हैं आपका,
खेती बाड़ी विनती और घोड़े का तंग। खेती बाड़ी विनती और घोड़े का तंग, अपने आप संभालिए चाहे लाख लोग हों संग। मतलब अपना काम जो है, खेती बाड़ी हो गई, ठीक है, और जो भी सारी चीजें हैं वो अपने आप संभालिए चाहे लाखों लोग साथ में हो, कोई साथ नहीं देता, अपने आप ही का काम अच्छा होता है। तो 7-5 की लाकड़ी एक जने का बहुत कठिन कार्य होना, असंभव बड़ी शर्त रखना, छोटे या कमजोर व्यक्ति की बात को कोई नहीं मानता, या फिर मिलकर काम करने से कठिन कार्य भी सरल हो जाता है। तो कहने मिलकर कार्य करने से कठिन कार्य भी सरल हो जाता है। डी आंसर क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। चरणों की मात्रा, यति और गति के आधार पर छंद किस प्रकार के हैं? बताइएगा। सम और विषम, सम विषम और अर्धसम। अब देखो कह रहा चरणों की मात्रा, जब मात्रा की बात कर रहा है तो कौन हो गया? बोलो सर मात्रिक छंद हो गया। और मात्रिक छंद में कौन कौन से होते हैं? तो बोलो सर मात्रिक छंद में आपका एक होता है सम मात्रिक छंद, एक होता है आपका अर्ध सम मात्रिक छंद। कौन सा होता है? तो बोलो सर एक होता है आपका अर्ध सम मात्रिक छंद, और एक कौन सा होता है? तो बोलो सर एक होता है आपका विषम मात्रिक छंद। मैंने आपको यह भी बताया कि सम मात्रिक में कौन कौन सा, तो बोलो सर एक होता है आपका गीतिका होता है, देखिए एक होता है चौपाई, एक होता है रोला, एक होता है गीतिका, ध्यान दीजिएगा सभी लोग, एक होता है हरिगीतिका, हरिगीतिका इसकी ट्रिक भी है वैसे, हरिगीतिका। एक आपका लावनी छंद होता है, लावनी या राधिका बोलते हैं इसको, लावनी या राधिका बोलते हैं। और एक आपका वीर छंद होता है, वीर छंद, या इसको आला छंद बोलते हैं, आल छंद बोलते हैं, ठीक है। ये आपके कौन हो गए? ये आपके सम मात्रिक हो गए। उसके बाद 2 बार 16 देखना है आपको। 2 बार 16 से क्या हो जाएगा? बोल सर दोहा हो जाएगा, दोहा, ठीक है ना। बा से क्या हो जाएगा? बरवे हो जाएगा, बरवे। सा से सोरठा हो जाएगा, और उसके बाद आपका उल्लाला भी आता है, उल्लाला हो जाएगा, ठीक है। विषम मात्रिक में 6 चरण होते हैं, बाकी सब में 4 चरण होते हैं। इसमें आपको कुछ नहीं बचेगा, मतलब कु से क्या हो जाएगा? बोलो सर कुंडलिया, कुंडलिया। ये विषम मात्रिक 6 चरण है। और उसके बाद कौन सा? उसके बाद आपका छप्पय आता है। कौन सा आता है? बोलो सर उसके बाद आपका छप्पय आता है, याद रखिएगा छप्पय, ठीक है ना। तो ये आपके क्या हो गए? विषम मात्रिक हो गए। क्लियर हुआ? अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? चरणों की मात्रा की बात कर रहा है, मतलब मात्रिक छंद, और मात्रिक छंद में मैंने बताया 3, सम, विषम और अर्ध सम मात्रिक। तो आंसर कौन सा होगा? बोले सर बी वाला हो जाएगा। क्वेश्चन बहुत आसान है, बस इसी को थोड़ा सा घुमा दिया गया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भैया दिए गए शब्दों के पर्यायवाची चुनिए और बताइए कार्मुक का पर्यायवाची क्या होगा। आप लोग कमेंट करके बताइएगा। बाण का मैं लिख देता हूं, बाण को क्या कहा जाता है? तीर कहा जाता है, याद रखिएगा। इसको भैया विशिख बोलते हैं, विशिख बोलते हैं। नाराज कहा जाता है इसको, ठीक है ना, नाराज बोलेंगे। और क्या बोलेंगे? कैंसर सर कहा जाता है इसको। इशु कहा जाता है इसको, इशु बोला जाता है। इसको आसुग के नाम से जाना जाता है, आसुग बोलते हैं। क्या बोलेंगे? आसुग कहा जाता है, नाराज कहा जाता है। उसके बाद क्या बोलेंगे? पक्षी का पर्यायवाची, तो पक्षी को क्या बोलते हैं? कैंसर खग बोलते हैं, विहग बोलते हैं, याद रखिएगा, विहग बोलते हैं। इसको विहंग भी कहा जाता है, विहंग बोलते हैं। इसको द्विज के नाम से भी जाना जाता है। पक्षी को अंडज के नाम से भी जाना जाता है, अंडज बोलते हैं, ठीक है। पक्षी को खेचर भी कहा जाता है, खेचर। पक्षी को नभचर भी बोला जाता है, ध्यान रखिएगा, नभचर बोलते हैं, अंडज बोलते हैं, ठीक है ना। ये सब पक्षी के पर्यायवाची हैं। शकुंत भी बोला जाता है इसको, क्या बोलेंगे? कैंसर शकुंत भी कहा जाता है। सैनिक तो सिपाही हो ही गया आपका, सिपाही क्या बोलेंगे? सैनिक को सिपाही कहते हैं, फौजी कहते हैं, फौजी। लश्करी कहा जाता है। कार्मुक, अच्छा धनुष की बात कर रहे हैं, धनुष को क्या बोलते हैं? बोलो सर चाप। इसको सरासन बोला जाता है, सरासन, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? चाप बोलते हैं। इसको पिनाक भी कहा जाता है, धनुष को क्या बोलेंगे? पिनाक बोला जाता है। और धनुष को कार्मुक के नाम से भी जाना जाता है। अर्थात बी वाला आंसर आपका क्या हो जाएगा? राइट होगा। बोलो क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा है? बताएंगे सभी लोग एक बार। आदर्श पांडे सुधर जाओ, फिर कह रहा हूं मैं। तो यहाँ पे बी वाला आंसर राइट हो जाएगा। दिए गए शब्दों का पर्यायवाची चुनिए और बताइए। मनीषी, मिनीषी लिख दिया यहाँ पे, 1 मिनट। यहाँ पे क्या होना चाहिए था? यहाँ पे मनीषी होना चाहिए था। मनीषी का पर्यायवाची इसमें से कौन सा होगा? बताएंगे सभी लोग, कमेंट करिएगा जितने भी हैं। देखो एक होता है त्रिदस, एक होता है देवता, ये सब देव के पर्यायवाची हैं। सुर के पर्यायवाची हैं, सुर के। राक्षसारी के पर्यायवाची हैं, राक्षसारी बोलते हैं इनको। इनको गीर्वाण बोला जाता है, ध्यान रखिएगा। क्या कहेंगे? कैंसर गीर्वाण भी बोला जाता है इनको। त्रिदस भी कहा जाता है इनको, ठीक है ना। सुर भी बोलते हैं इनको भैया। आदित्य के नाम से भी जाना जाता है, आदित्य। अजर भी कहा जाता है इनको। अमर भी बोला जाता है, अमर बोल देंगे।
इनको आमर्त्य बोला जाता है, आमर्त्य बोलते हैं। ये सब किसके हैं? देवताओं के पर्यायवाची। विभूति किसका पर्यायवाची? देखो विभूति कहा जाता है लक्ष्मी जी को, और विभूति किसे कहा जाता है? बोलो सर और विभूति धन को भी कहा जाता है। धन संपदा, धन की बात कर रहा है, संपदा की बात कर रहा है, संपदा की बात कर रहा है, संपत्ति की बात कर रहा है। ठीक है, लक्ष्मी जी की आपको पता है। मनीषी किसका पर्यायवाची? आओ इसका पोस्टमार्टम करते हैं। मनीषी को क्या बोलेंगे? इधर लिखता हूं। मनीषी को क्या बोला जाता है? बोलो सर मनीषी को ज्ञानी कहा जाता है, मनीषी को कोविंद बोला जाता है। क्या कहेंगे? कोविंद कहा जाता है। मनीषी को क्या बोलते हैं? कहेंगे सर अभिज्ञ बोल देते हैं, अभिज्ञ भी आप कह सकते हो। इसको पंडित भी बोला जाता है, पंडित, ध्यान दीजिएगा सभी लोग, क्या कहेंगे? पंडित कहा जाता है। विलक्षण बोला जाता है, विलक्षण, विलक्षण बोल देंगे। ये सब किसके? मनीषी के पर्यायवाची। और इसे प्रज्ञ के नाम से भी जाना जाता है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? आपका राइट हो जाएगा। बोलो क्या समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? कमेंट करेंगे। ब्राह्मण नहीं बोलते मनीषी को, ये गलत है। ब्राह्मण अलग हो गया, ब्राह्मण एक कास्ट है, मनीषी एक पंडित की बात कर रहा है, ज्ञानी की बात कर रहा है, तो इसको ब्राह्मण नहीं कह सकते, ब्राह्मण अलग हो गया। ठीक है, ब्राह्मण का पर्यायवाची अलग है। नेक्स्ट देखिएगा, कह रहा तीर का पर्यायवाची इसमें से कौन सा नहीं है, जरा बताइएगा। अब तीर दो के, एक तो बाण वाला तीर होता है, और एक तीर कौन सा होता है? किनारा वाला तीर होता है, जो किनारा, जिसको तट बोलते हैं, तट, ठीक है ना। एक तो वो हो गया जिसको कूल बोला जाता है, और एक कौन सा होता है? बोलो सर एक हो गया आपका तीर बाण वाला तीर होता है, जो अभी मैंने आपको बताया था। एक बाण वाला जिसको विशिक बोलते हैं, क्या बोलते हैं भाई? विशिक बोलते हैं इसको। ये वाला सर कहा जाता है। एक सिलीमुख भी बोला जाता है इसको, ध्यान रखिएगा, सिलीमुख, सिलीमुख कहा जाता है। अगर पीछे मैंने नहीं लिखा है तो मैं लिख देता हूं, सिलीमुख भी बोलते हैं, यहां पे लिख देता हूं। बड़ी की मात्रा लगेगी, ध्यान रखिएगा, ला में सिलीमुख कहा जाता है। और अगर छोटा की मात्रा छोटी की मात्रा लग जाए तो वो फिर भौरे का पर्यायवाची बन जाता है। समझ गए? अब आ जाओ यहां देखिएगा, तो यहां क्या होगा? बोले सर ये बाण का पर्यायवाची है, किसका है? अच्छा कौन सा नहीं पूछ रहा है। नाराज भी बोलते, सर भी बोलते, बाण भी बोलते, तार नहीं बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए वाला राइट हो जाएगा। बोलो क्लियर हुआ सभी को? हाँ, अगला क्वेश्चन है, तार केविल बता रहे हैं रक्त का पर्यायवाची इसमें से कौन सा नहीं है, ये बताइएगा। अब रक्त का मतलब क्या हुआ? कहेंगे सर रक्त बोले तो खून की बात कर रहा है, कहते नहीं खून की बात कर रहा है, चल जा भाई, खून की बात कर रहा है, शोणित की बात कर रहा है, शोणित की, लहू की बात कर रहा है, लहू की, लहू, जिसको हम रुधिर के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? बोलो सर रुधिर भी कहा जाता है, रुधिर, ठीक है, रुधिर भी बोला जाता है। तो खून कहा जाता है, रुधिर बोलते हैं, शोणित बोलते हैं। यहां कासार्य नहीं होता है, कंसार्य अगर होता तो कृष्ण जी का हो जाता। डी वाला आंसर आपका राइट हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिएगा, कह रहा है इसमें से कौन सा ध्वंस का विलोम है, जरा बताएंगे। कमेंट कर दो यार सभी लोग। नवीन का क्या होता है? बोलो सर नवीन का प्राचीन। कठिन का क्या होगा? बोलो सर कठिन का सरल। उसके बाद निर्माण और प्रलय। प्रलय का क्या हुआ भैया? कभी सृष्टि हुई है तो प्रलय भी होगा, सृष्टि का प्रलय हो जाएगा। ध्वंस हुआ है तो निर्माण भी होगा, और निर्माण हुआ है तो ध्वंस भी होगा, उत्थान हुआ है तो पतन भी होगा। जंगम का विलोम क्या होगा? और यहां पे आप लोग बताइएगा, सभी लोग कमेंट करेंगे मुझे और बताएंगे कि भैया उद्घाटन, क्या बोलेंगे? उद्घाटन, उद्घाटन का विलोम क्या होता है बताइएगा। सभी लोग कमेंट करेंगे मुझे और उद्घाटन का विलोम बताइएगा। कहीं हमारे यहाँ मंत्री जी आए थे उद्घाटन करने, तो उद्घाटन का विलोम क्या होगा ये भी बताइएगा। अब अस्थाई का क्या होता है? स्थाई होता है, ये तो आसान है। जंगम का मतलब जो चल फिर सकता है, और स्थावर का मतलब जो चल फिर नहीं सकता है, सी हो जाएगा। आक्रोध नहीं होता है, क्रोध, क्रोध का विलोम शांत होता है, सॉरी क्षमा होता है। चर, अचर का विलोम क्या हो जाएगा? अचर का विलोम चर कर दीजिएगा या फिर साचर कर दीजिएगा। ठीक है, तो आंसर आपका सी वाला राइट हो गया। उद्घाटन का विलोम क्या होता है? उद्घाटन का विलोम मेरे भाई समापन होता है, याद रखिएगा। किसी चीज का उद्घाटन हुआ है कभी तो वो कभी समाप्त भी होगा। बिल्कुल सही, एकदम सही, सरिता वर्मा जी का आंसर सही। निम्नलिखित में से तत्सम और तद्भव का असंगत युग्म कौन सा होगा बताइएगा, जो गलत है उसके बारे में बताइएगा। क्रोश का कोण, घोटक का घोड़ा, काष्ठ का काष्ठ, अरिष्ट का रीठा। जल्दी जल्दी आंसर करो सभी लोग, हाँ स्पीड में करिएगा भैया। 48 मिनट हो गए हैं, 36वें क्वेश्चन पे, क्वेश्चन ढेर सारे हैं, थोड़ा सा स्पीड बढ़ाइएगा। क्या बोलेंगे? यहां कह रहा घोटक का घोड़ा होता है, बिल्कुल सही है। काष्ठ लकड़ी को ही बोलते हैं, काठ बोलते हैं, सही है। अरिष्ट का रीठा होता है, ये भी सही है। कोण का क्या होता है? बोल सर कोण तत्सम शब्द है, इसका तद्भव क्या होता है? कोना होता है, कोना। ये क्या है? कहेंगे सर ये तद्भव शब्द, ठीक है। क्रोस नहीं होता है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। क्लियर सभी को? अगला क्वेश्चन देखो,
निम्नलिखित में से देशज शब्द कौन सा होगा बताएंगे। गोदाम है, तेंदुआ है, यमुना है, बकरा है। देशज की बात कर रहा है। देखो यमुना क्या है, बोलेंगे सर यमुना तत्सम शब्द है, ठीक है। इसका तद्भव क्या होगा, बोले सर जमुना हो जाएगा, जमुना। सेम ये है, बकरा तत्सम शब्द है, इसका तद्भव क्या होगा, वर्कर होता, सॉरी बकरा तद्भव शब्द है। बकरा क्या है, बोले सर बकरा तद्भव है। और इसका तत्सम क्या होगा, बोले सर इसका तत्सम यहां लिख देता हूं, वर्कर होता है। गोदाम कहां का शब्द है, गोदाम आपका पुर्तगाली भाषा से लिया गया है, पुर्तगाली भाषा से लिया गया है, विदेशी शब्द है, पुर्तगाली भाषा से लिया गया है। ये कौन सा है, बोले सर ये आपका विदेशज शब्द है, विदेशज। बचा कौन सा, तेंदुआ। तेंदुआ कौन सा है, बोले सर देशज शब्द है। और देशज शब्द केवल तेंदुआ नहीं है, तेंदुआ हो गया, जूता हो गया, पगड़ी हो गया, पगड़ी, खिड़की हो गया, खिड़की, खिड़की, ठीक है ना, खिड़की। और क्या बोलेंगे, लोटा, लुटिया, घुमक्कड़, पियक्कड़, ये सब क्या है, बोले सर ये सब देशज शब्द है। इडली डोसा कौन सा शब्द है बताइएगा जरा, देशज है, विदेशज है, कौन सा है। छोटा मुंह बड़ी बात, मुहावरे का अर्थ क्या होगा। मैंने पूछा इडली डोसा ये कौन सा शब्द है, कह रहा छोटा मुंह बड़ी बात। ये कौन कह रहा है भाई, राजा हिंदुस्तानी जी, नाम भी अच्छा है आपका। रीठा मतलब आइसक्रीम, 5 वाली, कली वाली, काली वाली, अच्छा बहुत बढ़िया। हाँ डिबिया, डिब्बी, ये सब आपके देशज शब्द हैं। अब वो चाहे तंबाकू की डिबिया हो, चाहे आदर्श के घर की कोई डिबिया हो, ठीक है। डी आ रहा है सभी का। गुणी और समझदार होना, बात को बढ़ा देना नहीं, छोटा होकर बड़ी बातें कहना, डी वाला आंसर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन अगला कह रहा है कि अरहर की टट्टी गुजराती ताला, लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा। ये क्वेश्चन पूछा गया है, बढ़िया सा क्वेश्चन है। और इसी तरह का क्वेश्चन एक बार जीडी में भी पूछा गया था, तो इस क्वेश्चन पे हंसीएगा नहीं, ठीक है। एक आता है आपका कि टट्टी की ओर से शिकार खेलना, ये अभी 2023-24 में आपके एसएससी जीडी में क्वेश्चन पूछा गया था। ये आपकी यूपी SSC में भी क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ क्या कह रहा है, अरहर की टट्टी गुजराती ताला लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ क्या होगा। कम मूल्यवान वस्तु की सुरक्षा है तो अधिक खर्च करना, गरीब होने पर भी धनवान होने का दिखावा करना, बिना सोचे समझे काम करना, सामान्य चीज को भी अच्छा सजाना। तो अरहर की टट्टी गुजराती ताला मतलब कम मूल्यवान वस्तु की सुरक्षा हेतु अधिक धन खर्च करना। ऑप्शन नंबर ए वाला क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, शुद्ध वर्तनी बताएगा। अब इसकी अगर इसमें जिसने भी गलत कर दिया समझ जाओ उसको कुछ नहीं आता, सच बता रहा हूं। तो ये बड़ा आसान क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे सभी लोग। बहुत बढ़िया। क्या बोलेंगे, ये गलत लिखा हुआ, रचयिता कैसे लिखेंगे, तो रचयिता ऐसे लिखेंगे, रचे प्लस इता होता है। इसकी संधि करोगे क्या निकलेगा, रचे प्लस इता निकलेगा, याद रखिएगा। कौन सी संधि आप कमेंट करके मुझे बताइएगा। इसको तोड़ेंगे क्या निकलेगा, रविंद्र होता है, रवि प्लस इंद्र, रविंद्र ऐसे लिखते हैं, रविंद्र। ये भी गलत हो गया, ये भी गलत है। रणभूमि, रणभूमि लिखा जाता है, रणभूमि, रणभूमि नहीं होता है। ये सही है। रेणु, रेणु का मतलब जानते हो क्या होता है, रेणु का मतलब होता है बालू, जो बालू होती है ना उसको भी रेणु कहा जाता है, रेणुका बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। कह रहा कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना निराला जी की नहीं है, बताएंगे। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की नहीं है। अनामिका, नए पत्ते, आराधना और वीरांगना। तो अनामिका हो गया, नए पत्ते हो गया और आराधना हो गया। ये किसकी है, बोले सर ये आपके सूर्यकांत त्रिपाठी निराला साहब की है। सूर्यकांत त्रिपाठी उर्फ निराला बोला जाता है इनको, ठीक है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। कह रहा भैया वीरांगना किसकी है, तो अब मैं थोड़ा सा क्लू देता हूं, आप लोग बताइएगा जरा, मुझे कमेंट करके बताएगा। साकेत किसकी रचना है, पंचवटी किसकी रचना है, जयद्रथ वध किसकी रचना है, जयद्रथ वध, सैरंध्री किसकी रचना है, बक संघार किसकी रचना है, बक संघार, द्वापर किसकी रचना है आप लोग। और हाँ एक कौन सी, साकेत, पंचवटी, जयद्रथ, सैरंध्री, बंकंगा, एक और है आपकी। चलो खैर इसके बारे में बताइएगा, ये किसकी रचना है जरा बताइएगा। जल्दी जल्दी कमेंट करो यार सभी लोग। मुकेश त्रिपाठी जी का आंसर आ गया है, विशाल यादव जी का आंसर आ गया है, निशार भाई साहब जी का आंसर आ गया है, सभी लोगों का आंसर आ रहा है। तो फिर ये वीरांगना भी किसकी है, बोले सर इन्हीं की है। और इनका नाम क्या है, तो बोले सर इनका नाम है मैथिली शरण गुप्त साहब।
मैथिली शरण गुप्त साहब की ये रचनाएं हैं, ध्यान रखिएगा। बोलो क्या क्लियर हुआ सभी को? जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे सभी लोग, क्या क्लियर हुआ या नहीं हुआ? चलिए, अच्छा एक चीज और याद रखिएगा, ये जो इनकी वीरांगना है, ये इनकी मतलब अनुवाद की गई है, अनुदित रचना है। क्या बोलेंगे? अनुदित रचना है, मतलब अनुवाद की हुई है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, शिवा बावनी के रचनाकार कौन है, जरा बताइएगा। पद्माकर, भूषण, केशवदास या जगनिक साहब? देखिए, जगनिक ने क्या लिखा है? परमाल रासो, आपने सुना होगा, रासो ग्रंथ लिखा है। उसके बाद भूषण जी की अगर मैं बात करूं तो इन्होंने दूषणोल्लास लिखा है, दूषणोल्लास, ठीक है ना। और इनकी एक है, क्या बोलते हैं, छत्रसाल दशक, छत्रसाल दशक इनकी एक रचना है, छत्रसाल दशक। और शिवा बावनी भी इन्हीं की रचना है। तो बी वाला आंसर क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। क्या सभी ने बी किया था? बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किसको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, जरा बताइएगा। इसमें से ऐसा कौन है बंदा जिसको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है? बताएंगे सभी लोग। जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे। चलो मैं क्लू देता हूं, एक रचना है जिसका नाम है कविता के नए प्रतिमान, कविता के नए प्रतिमान। इसके लिए इनको 1971 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया। ठीक है, कौन है भाई साहब? सबसे पहला किसको दिया गया था? प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार अगर कहा जाए प्रथम, तो किसको दिया गया था? तब आपका 1955 में, और 1954 में इसकी स्थापना हुई थी। माखनलाल चतुर्वेदी साहब को दिया गया था, माखनलाल चतुर्वेदी साहब, इनको, इनकी एक रचना थी जिसका नाम है हिमतरंगिणी। कई बार मैंने बताया भी है, हिमतरंगिणी के लिए दिया गया था, मैं भूलने नहीं दूंगा। और 1971 में एक नामवर सिंह साहब हुए हैं, ठीक है ना। इन्होंने कई सारी रचनाएं लिखी हैं, जैसे क्या कहते हैं आपका, कविता के नए आपके प्रतिमान हैं, और भी इनकी रचनाएं हैं नामवर सिंह साहब की, जिन्होंने, जिसकी वजह से इनको, हालांकि क्या कहते हैं, जो आपका साहित्य अकादमी पुरस्कार है वो इसके लिए मिला था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, मृगनयनी उपन्यास के रचनाकार कौन है, बताइएगा। यशपाल साहब हैं, जिन्होंने झूठा सच लिखा है, झूठा सच। वृंदावन लाल वर्मा जैनेन्द्र जी हैं या भगवती चरण वर्मा जी हैं, बताइएगा। चित्रलेखा, वृंदावन लाल की अगर मैं बात करूं तो इन्होंने लिखा है चित्रलेखा, रचना लिखी है, याद रखिएगा, ये खूब पूछी जाती है, चित्रलेखा। और भूले बिसरे चित्र भी इनकी एक रचना है, भूले बिसरे चित्र। इनकी एक उपन्यास है जिसका नाम है मृगनयनी। तो आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? बोलो सर, बी वाला आंसर राइट हो जाएगा। सभी लोग याद रखिएगा, जितने लोग भी हैं। एक इनकी रचना और है, अगर कभी पूछ ली जाए, टेढ़े मेढ़े रास्ते। टेढ़े मेढ़े खाए हो? टेढ़े मेढ़े, तो टेढ़े मेढ़े रास्ते एक इनकी रचना है, ये भी कभी कभार पूछ ही जा सकती है। तो ये किसके हैं? वृंदालाल वर्मा जी के, वृंदावन लाल वर्मा। निम्नलिखित में से कौन से भक्तिकालीन कवि नहीं है, जरा बताइएगा। आओ इसके बारे में थोड़ा सा आपको जानकारी देता हूं। ये जो भक्ति काल है ना, इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक कौन सा है? तो बोलो सर, एक है आपका राम भक्ति शाखा, एक मिनट, क्या बोलते हैं, राम भक्ति शाखा, कृष्ण भक्ति शाखा, नहीं, एक है आपका ज्ञानेश्वरी शाखा, ज्ञानाश्रयी शाखा, और एक है आपका प्रेमाश्रयी शाखा। ठीक है ना। तो भक्ति काल में जब आप क्या कहते हैं, राम भक्ति शाखा में जाओगे, तब वहां पे आपके तुलसीदास जी प्रतिनिधि कवि मिलते हैं, और जब आप कृष्ण भक्ति में जाओगे तो सूरदास जी प्रतिनिधि कवि मिलते हैं। ठीक है, तो सूरदास जी और आपके तुलसीदास जी, और जब ज्ञानेश्वरी शाखा में बढ़ोगे तो कबीरदास जी आपको मिलते हैं। ठीक है, तो ये तीनों कौन हो गए? बोलो सर, ये तीनों भक्ति काल के कवि हो गए। लेकिन ये जो बिहारी साहब हैं, ये भक्ति काल के कवि नहीं है। ये किस काल के हैं? तो बोलो सर, ये रीति काल के कवि। ये किस काल के कवि हैं? बोलो सर, ये रीति काल के कवि हैं, प्रमुख कवि हैं। तो ये बिहारी साहब हो गए, जिन्होंने बिहारी सतसई के नाम से लिखा है। बाकी